थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं मैग्नेट की दुनिया में। मैग्नेट की दुनिया है, अद्भुत दुनिया है, और बच्चों को इसमें आनंद आता ही है, या आता नहीं? मैग्नेट तो पहले से ही लोगों का एंटरटेनमेंट का विषय रहा है, इससे खेलते हैं, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ इसका पता नहीं होता। इसके देखो एक खास बात है, अभी हमने इसे देखा था कि अगर सेम पोल है, एक मैग्नेट है और इसके पास ऐसे दूसरी मैग्नेट रखी हुई है, उसे आप उसके पास ले जाने की कोशिश करोगे वो दूर फेंकेगी, उसे पास ले जाने की कोशिश करोगे वो दूर हटा देगी, अगर सेम पोल है। ऐसा होगा? उन पोल को ऐसे ही जो के तो ऐसे ही बदल दो तब भी ऐसे ही होगा, लेकिन अगर एक ऐसे का ऐसे ही और एक को बदल दिया तो फिर खींच लेगी। होता नहीं ऐसा? पता नहीं तुमने ये वाला गेम खेला या नहीं खेला मैग्नेट से, लेकिन होता तो है ऐसा। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसे नज़दीक से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है भाई आफत। अब हमने एक कंडक्टर को इस तरीके से उसे चेंज कर दिया सर्कुलर लूप में, है ना? इसे ऐसे कर दिया और कर्व वही दिया, इसे वही दिखाना पड़ेगा हमें पूरा का पूरा। सीट है एक, अब की बार सीट में हमने 2 होल किए हैं और इस में से हमने इस तरीके से उस कंडक्टर को सर्कुलर शेप में चेंज कर दिया और उसे सेल से जोड़ दिया, उसे स्विच से जोड़ दिया और उसे भाई रियोस्टेट से जोड़ दिया। ये वाली कहानी है। अब हम देखेंगे जैसे ही हम इसमें बिजली पास करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद हम देखते हैं एक तो इधर से आयरन फिलिंग इस पे चिपक जाता है और एक इधर से चिपक जाता है। भाई दोनों तरफ से आयरन फिलिंग इसके नज़दीक आ जाता है। इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पर जो ये लाइन है इसके चारों तरफ, इससे हम मैग्नेट को या मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर ज़्यादा वैल्यू करोगे तो वही होगा यहाँ पे जो पहले हुआ था, नज़दीक आ जाएंगे या दूर चली जाएंगे। सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। अगर हम इससे दूर जाते हैं तो सर्कल देखो और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। जैसे हम उस वायर से, कंडक्टर से दूर जाते हैं तो सर्कल जो उस पर चिपका हुआ जो सर्कल बन रहा था वो बड़ा होता चला जाता है। एट द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसके सेंटर पे जाते हैं, ये जो सर्कुलर लूप था इसके हम सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर पे हम देखते हैं कि वो लाइन बिल्कुल सीधी तरीके की हो जाएगी, है ना? एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो लाइन, क्योंकि अब देखो यहाँ ऐसे जा रही घूम के, एक ऐसे जा रही घूम के, तो एक कंडीशन ऐसे आएगी कि वो लगेगी कि वो सीधी होगी, है ना? जो ये सर्कुलर लूप हमने बनाया था इसके बीचों बीच सेंटर में वो लाइन सीधी हो जाती है। ठीक है भाई? The direction of the field line inside the loop is same from the south to north direction. जो डायरेक्शन है फील्ड लाइन इनसाइड द लूप इज सेम फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अगर हमने इसमें सपोज करो इसमें एस बना रखा और इधर नॉर्थ बना रखा इसका, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इनसाइड द लूप, लूप के अंदर कैसी होती है? इज सेम फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ डायरेक्शन।
बताओ भाई, समझ में आई क्या कुछ बात? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर जितनी ज़्यादा बिजली पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इतना ही ज़्यादा हो जाएगा। उस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, जो एरिया है वो वाला बढ़ जाएगा अगर बिजली की वैल्यू बढ़ा दोगे तो। दूसरा, डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो हमने पहले ही देख लिया। जितनी ज़्यादा वायर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। और तीसरा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल। अगर हमने वो अभी जो सर्कुलर लूप लिया है उसकी संख्या कई बढ़ा दी, तो जितनी ज़्यादा संख्या आप बढ़ा दोगे मैग्नेटिज्म इतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न पर भी डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात? अब हमने देखा कि अगर सीधा स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें जो मैग्नेट थी, जो हमने उसका लूप बनाया उसमें जो मैग्नेट थी वो उससे ज़्यादा हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हम नॉन मेटेलिक सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं। सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर का एक शेप ले लेते हैं, नॉन मेटल का बना हुआ है और खास बात है ये अंदर से खोखला है। और हम इसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरीके से रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं। और अब हम इसे इस तरीके से, इसे सेल से हम इसे जोड़ देते हैं। ये सेल है, ये हमारा RH है और ये सेल, ये स्विच है। ये हमने इसे ऐसे जोड़ दिया तो ये पूरा का पूरा, अब मैंने बताया था इंसुलेटेड कॉपर वायर नॉन मेटेलिक सिलेंडर पर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दिया, लपेट दिया। अब ये इंसुलेटेड क्या है? इंसुलेटेड जो नेक्ड वायर नहीं है उसके ऊपर हमने पेंट कर रखा है, जैसे वार्निश वगैरह नहीं कर देते, तो इस तरीके से कोई चीज़ है या कोई कपड़ा है उसके ऊपर, उस वायर के, वो वायर नेक्ड नहीं है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर हम इस पर लपेट देते हैं। ठीक है भाई। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, कोई बताएगा क्या? सोलिनॉइड, इसे हम बोलते हैं सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड है एक, हमने इसका बना दिया सोलिनॉइड। अ कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, एक ऐसी कोयल जिसमें बहुत सारे सर्कुलर का मतलब होता है, हमने उसे रैप कर रखा उसके ऊपर, टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped on the cylindrical non-metallic material is called a solenoid। एक ऐसी कोयल जिसपे बहुत ज़्यादा फेरे होते हैं, फेरे का मतलब बहुत ज़्यादा लपेट होते हैं उसके ऊपर, किसके? इंसुलेटेड कॉपर वायर के। किसके ऊपर? नॉन मेटेलिक सिलेंड्रिकल शेप पर। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम सोलेनॉइड कहते हैं। अगर हम देखेंगे किधर से निकल रहा है, नॉर्थ इधर है, इधर नॉर्थ है सपोज करो इसका, इधर साउथ है। इस तरीके से इसमें भी लाइन हम चेक करेंगे, देख सकते हैं लाइन। ठीक है। अरे नॉर्थ से ही निकलेंगे और साउथ में ही चले जाएंगे जो मैग्नेटिक लाइंस हैं। तो ये हमने इसमें दिखा दिया। और देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट अ बार मैग्नेट। जैसा एक बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट इसे बोलते हैं, बार का मतलब होता है साबुन, केक एक इस तरीके का। तो जो बार मैग्नेट है उसकी तरीके से ही ये जो सोलेनॉइड है ये बिहेव करता है।
इसमें से भी हमने देखा था नॉर्थ में से निकल रहे थे और साउथ में एंटर कर रहे थे, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि नॉर्थ में से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ की तरफ को एंटर करती हैं। और देखेंगे, देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइन। सोलेनोइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ सॉफ्ट आयरन। मैग्नेटिक जो फील्ड है किसके, सोलेनोइड के अंदर है, जो सोलेनोइड के अंदर है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है एक तरीके से, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। इसके अंदर नहीं, अभी करंट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं अभी तो हम अभी कह रहे हैं कि अंदर में कोई चीज, भाई बाहर में तो यहाँ सबसे ज़्यादा है मैग्नेटिज्म, यहाँ और कम हो गया, 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 जैसे जैसे दूर चले जाओगे मैग्नेटिज्म कम होता चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर तो सेम ही है अभी, वो तब चेंज होगा। ये तो हम बता ही रहे कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अगर बदलोगे तो होगा कुछ ना कुछ, वो तो सभी पे, इसके अंदर भी प्रभाव पड़ेगा, इसके बाहर भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। मान लो कुछ करंट हमने पास करी थी और लास्ट जो मैग्नेटिक लाइन है वो यहाँ है, अगर बिजली की वैल्यू बढ़ा दोगे तो लास्ट वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी और ऊपर होगी, क्योंकि मैग्नेटिज्म का जो एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं ना, लास्ट वाले की बात हो रही है। तो इस तरीके से होता है। सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन। अगर इसके अंदर हमने, क्योंकि खोखला है, इसके अंदर हमने कोई लोहे का कोई टुकड़ा रख दिया तो इसे भी वो चुंबक बनाने का काम करता है। ये सोलेनोइड उसे भी मैग्नेट बना देती है। अगर इसके अंदर, क्योंकि खोखला बताया था मैंने अभी, इसके अंदर हमने ऐसे कोई सरिया रख दिया, लोहे की कोई बनी हुई कील वगैरह रख दी हमने, तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है भाई, ये हमने एक्टिविटीज यहाँ पर पढ़ी हैं। हमने एक्टिविटी एक तो हमने पढ़ी कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें बिजली पास की जाती है, मैग्नेट बन जाती है। अगर उसे सर्कुलर लूप में चेंज कर दिया जाता है और उसमें बिजली पास कर दी जाती है तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाती है। और अगर उस कंडक्टर की और ज़्यादा लंबाई बढ़ा दें, यानी कि सर्कुलर लूप की संख्या बढ़ा दें, तो जितने ज़्यादा आप संख्या बढ़ा दोगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेट बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम आते हैं एक लास्ट की एक्टिविटी पर जो मैग्नेट से ही रिलेटेड है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। देखो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये एक मैग्नेट है, यानी कि मैग्नेट बाहर ही एक मैग्नेट है, ये पहले ही मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के अंदर बीच में से हमने एक कंडक्टर इस तरीके से निकाल के रख दिया। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने बैटरी से जोड़ दिया, स्विच, और ये रियोस्टेट है इसमें। तो जैसे ही हम इसे स्विच ऑन करते हैं तो इसमें बिजली पास हो जाएगी। अब होगा क्या, बिजली पास हुई, ये पहले ही मैग्नेट है, और इसके अंदर ये वाला जो ये है कंडक्टर, ये भी मैग्नेट बन गया। तो अब क्या हुआ, दो मैग्नेट बनी है। और आप जानते हैं कि जब दो मैग्नेट एक दूसरे के आसपास होती हैं, या तो अट्रैक्शन होगा या रेपल्सन होगा। तो कहने का मतलब, ये जो कंडक्टर इसके बीच में हमने रखा था, एक तो पहले ही मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है, और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट है, यानी कि ये कंडक्टर आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ये हमने इसके बीच में रख दिया था। तो दो इस वाले कंडक्टर में हम देखते हैं कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, या तो इधर की तरफ को या इधर की तरफ को।
या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती कि किधर को घूमेगा। अभी हमें समझने की बात है कि वो घूम जाता है। अब कोई किसी भी चीज़ में अगर मूवमेंट आ रहा है वो किसकी वजह से आएगा? फोर्स की वजह से, यानी कि उसमें कोई ना कोई सी फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स या रेपल्सन फोर्स लगेगी या नहीं। अब हम इसी बात को सपोज करो, ये जो मैग्नेट है, जब मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ये मैग्नेट के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है B। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है ये किसी एंगल पर रखा हुआ है। सपोज करो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ है भाई L। द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज L। If we pass electric current through it, so the value of electric current is I, and this conductor is situated in magnetic field at the angle of theta। समझ में आ रही है बात? भाई ये हमने मैग्नेट के बीच में रखा था तो मैग्नेटिक फील्ड तो है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड है B। ये तार जो हमने लिया था इसकी लंबाई हमने L मान लिया, L है। जो हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करी वो I है। और ये जो रखा हुआ है थीटा के एंगल पर रखा हुआ। अभी हमने देखा था कि इस पे फोर्स काम करेगी, उस जो इस पे फोर्स काम कर रही है उसे हमने कह दिया F। तो पहली बात, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतनी ज़्यादा फोर्स काम करेगी। लंबाई जितनी ज़्यादा, लंबाई दूरी की बात नहीं हो रही है, तार की लंबाई। अब जब हमने ज़्यादा चक्कर लिए तो तार की लंबाई तो बढ़ी थी, ज़्यादा चक्कर से क्या कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि लंबाई बढ़ती है तो इसलिए मैग्नेटिक जो उस पर फोर्स काम कर रही है वो इस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये पहली बात है। दूसरी बात I पे डिपेंड करेगी, I के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I बढ़ा दोगे तो उस पर फोर्स वो ज़्यादा घूम जाएगा, और अगर I कम रहेगी तो कम ही घूमेगा, ऐसे ही थोड़ा बहुत ही। तीसरा B पे डिपेंड करती है। ये मैग्नेट जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा इस पर फोर्स काम करेगी। ये मैग्नेट जितनी कम होगी यानी कि B के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तीसरी बात हो गई। और चौथी बात है भाई, जो साइन थीटा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो एंगल है ये इसका साइन एंगल है, तो साइन एंगल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हमने इन चारों के चारों को एक साथ कर दिया, क्या? ओन कंबाइनिंग या बाई कंबाइनिंग या ओन कंबाइनिंग, है ना। क्या करेंगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है BIL साइन थीटा। इक्वल करेंगे जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाएंगे तो बराबर का निशान लगाना है हमें। तो अब हमें एक यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, K लगा दिया हमने, BIL साइन थीटा। अगर इफ K इज इक्वल टू 1 हो, अगर K की वैल्यू 1 हो जाए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। कहने का मीनिंग ये है कि इस वाले वायर पर जो फोर्स काम करेगी वो ये करेगी, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। वो जो तार घूमेगा वो इतनी फोर्स से घूमेगा। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड है। I क्या है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। L क्या है? लेंथ है। और उस एंगल पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। थीटा 0 कैसे होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो और वायर इसमें ऐसे रखा,
ये कंडक्टर है, ये बीच में इसके ऐसे रखा है, यानी कि पैरेलल रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो F इज इक्वल टू BIL साइन 0, है ना। तो साइन 0 का मतलब इसकी वैल्यू होती है 1, BIL इंटू 1 यानी कि BIL। F की वैल्यू आ गई, और ये होती है बच्चों मैक्सिमम। ये क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। फोर्स तब सबसे ज़्यादा काम करेगी जब वो पैरेलल है। दूसरी कंडीशन है भाई, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ है। साइन 0 की वैल्यू क्या हो, 1 ही हो। थीटा यहाँ पे 90 हो गया, और नहीं 1 ही हो। चलो कोई बात नहीं, F इज इक्वल टू BIL साइन 90। BIL साइन 90 की होती है 0। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि अगर परपेंडिकुलर है वो इस तरीके से रखा हुआ तार, तो इस पर कोई फोर्स काम ना करती। जब पैरेलल रखा हुआ मैक्सिमम फोर्स काम, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, 0 से कम तो हो ही नहीं सकती फोर्स, तो ये मिनिमम फोर्स काम करेगी, ये इसका काम करेगी। हमें पता चला कि फोर्स काम करेगी, हमें ये भी पता चला कि कितनी काम करेगी, मैक्सिमम यहाँ किसकी, अच्छा चलो तो वो हो जा कर देंगे। अरे सुनो, ये तो उल्टा हो गया, बस साइन 0 की 0 होगी, तो ये सारा का सारा 0 हो गया अगर पैरेलल है, यानी कि यहाँ मिनिमम हो जाएगा। और अगर ये है परपेंडिकुलर, तो 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा BIL। उल्टा होगी कंडीशन, कोई बात नहीं इसमें, तो यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है। ठीक है भाई, उससे कोई ज़्यादा नहीं, वैल्यू की बात थी, तो वैल्यू से हम देख लेंगे कि कब ज़्यादा काम करती है, वो कब कम करती है। वहाँ पे फोर्स काम करती है, कितनी काम करती है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या होती है फोर्स की, लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन का मतलब है लेफ्ट हैंड रूल। हम फ्लेमिंग ने जो एक रूल बताया था लेफ्ट हैंड रूल, उस पर जाना पड़ेगा। ये है लेफ्ट हैंड रूल, और हम अपनी उंगलियों को इस तरीके से रखेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट 3 फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, है ना। इफ द मिडिल finger describe the direction of electric current, fourth finger describe the direction of magnetic field line या magnetic field, then the thumb describe the direction of force या motion। फोर्स की डायरेक्शन को ये करेगा, F यहाँ से शुरू करेंगे, I B F, ये I की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेगा, ये B की करेगा, करता है तो ये करेगा, अगर ये ऐसा नहीं करते तो ये भी नहीं करेगा। ठीक है, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट यहाँ पे ये है, तो हम कह रहे हैं कि इस पे बताओ किधर को फोर्स काम करेगी। मैग्नेटिक फील्ड ये वाली उंगली है, करंट की ये वाली उंगली है, तो इसमें फोर्स अंदर की तरफ को काम करेगी, तो इससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और आज का अभी हमने देखा कि F इज इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा। B की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा IL साइन थीटा। अगर कंडीशन लगा दें कि I की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए, L की वैल्यू 1 मीटर हो जाए, और अगर साइन 90 हो जाए तो ये तब भी 1 हो जाएगा।
यानी कि परपेंडिकुलर है तार इसके, तो इस कंडीशन में B बराबर होता है एफ के। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर, भेज दो, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज 1 मीटर and the value of passing electric current through a conductor is 1 ampere and this conductor is put in magnetic field at the angle of 90 degree यानी कि is situated perpendicular of the magnetic field। तो in this condition the value of force is called magnetic field। यदि तार की लंबाई 1 मीटर हो, उसमें पास होने वाली इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो और वो तार मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, 90 डिग्री एंगल मतलब परपेंडिकुलर, यही तो है। तो उस पर जो भी फोर्स काम करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो भी फोर्स इस कंडीशन में काम करेगी। और इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे भाई, एफ की यूनिट है न्यूटन, आई की यूनिट है एम्पियर, एल की यूनिट है मीटर और साइन थीटा की कोई ऐसी यूनिट होती नहीं, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, इसकी यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है, नोट्स मैंने आपको भेज दिया। ज़्यादातर चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर दी, वीडियो कोशिश करेंगे कि आपके पास आ जाएगी आज या कल में, ठीक है, ठीक।